Good morning, students. Today we will study our first chapter of civics. Okay. So the name of our chapter is Emergence of Democracy in Modern Societies. जो आधुनिक समाज था उसमें डेमोक्रेसी का उदय, कैसे वो डेमोक्रेसी आई। तो यहाँ पे जो पढ़ना है तो ये एक वर्ड आया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। तो ये होता क्या है एक्चुअली में? तो ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें जो शासन है वो लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है, और लोगों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल। ओके, ये क्या है, हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। तो अब जो मॉडर्न सोसाइटीज थी, जैसे जैसे आज की जो सोसाइटीज हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्न सोसाइटीज डेवलप हुई, तो उसमें डेमोक्रेसी कैसे अपना स्थान बनाई, कैसे कैसे इंपॉर्टेंस हो गई। जैसे पहले तो हम जानते हैं, पहले तो डेमोक्रेसी थी नहीं, पहले क्या थी, मोनार्ची थी, मतलब राज शासन था, ठीक है। मतलब एक राजा होता था, उसकी प्रजा होती थी, जो निर्णय राजा करता था वो सबको मानना होता था, और राजा को अपोज करने वाला कोई नहीं होता था। और राजा के बाद उसका जो पुत्र होगा वो उसका अगला उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक, अगला राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, और इस तरह से शासन चलता था। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो ऐसी नहीं है, वो टोटली डिफरेंट है। अब वो कैसे डिफरेंट है, क्या है, कैसे उसका प्रचलन हुआ, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। अब जो यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों की होती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा होती है, मतलब लोगों के हितों को जो ध्यान में रखे, ठीक है, लोगों के द्वारा ही वो चुनी जाती है और लोगों के लिए ही उसको चुना जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा जो पावर होता है वो किसमें होता है, जो वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उस क्षेत्र के, उनके पास होता है। वही है डेमोक्रेसी की, जब किसी क्षेत्र में जो मेन पावर हो, ठीक है, वो किसके पास हो, वहाँ के सिटीजन्स के पास हो, पीपल्स के पास हो, वो कहलाता है डेमोक्रेसी। किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास ना हो, वो सभी वहाँ के जितने नागरिक हैं सभी के पास वो पावर हो, वही कहलाती है डेमोक्रेसी। ओके, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल गवर्न देमसेल्फ आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो लोग हैं वो या तो सीधे तौर पर शासन करते हैं, या अब जो उनके द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा शासन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव के माध्यम से हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जैसे कि एमएलएस होते हैं, एमपीस होते हैं, मतलब सांसद हो गया, विधायक हो गए, ये सब, और ये सब हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं असेंबली में, ठीक। Equality, justice, participation of the people and resolution of conflict are the key elements of democracy। मतलब समानता, उसके बाद सभी को न्याय मिलना, जस्टिस, ठीक, उसके बाद लोगों का बराबर तरीके से पार्टिसिपेशन, मतलब हर फैसले में जो भी लॉस बने, रेगुलेशंस बने, उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन, और कोई भी यदि मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो उसका सॉल्यूशन, समाधान करना, यही जो है डेमोक्रेसी के मेन तत्व हैं, ठीक। इन्हीं के बेसिस पे डेमोक्रेसी, इन्हीं के बेसिस पे चलती है, मतलब सभी के साथ समानता का, सभी को समान रूप से देखा जाता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी को न्याय दिया जाता है, ठीक, और सभी लोग गवर्नमेंट को चलाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है। अलग अलग जो हुए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है, लेकिन जो एक्चुअली डेमोक्रेसी है ये ग्रीक वर्ड डेमो और कृषि से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। डेमो का मतलब होता है लोग, और कृषि का मतलब होता है पावर, मतलब लोगों का पावर, ठीक, और इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर के डेमोक्रेसी बनी, ठीक है। दस डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर टू रूल लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। इसलिए डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट का, ऐसे गवर्नमेंटल सिस्टम है जहाँ पे जो पावर होता है
वो किसके पास होता है? शासन करने का जो पावर होता है वो लोगों के हाथ में होता है, वहाँ के नागरिकों के हाथों में होता है। पीपल हैव द पावर टू चूज एंड रिमूव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें और उनको या हटाएं, राइट। नाउ डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखते हैं। अब जो हेरोडोटस था उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है? ये एक ऐसी गवर्नमेंट है इसमें जिसमें इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द एंटायर पीपल, जिसमें जो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर होता है वो किसमें विद्यमान होता है? जो वहाँ के लोग होते हैं, सभी लोगों में विद्यमान होता है, किसी एक व्यक्ति में विद्यमान नहीं होता है। फिर उसके बाद जो प्रोफेसर सीले हैं उन्होंने क्या बताया डेमोक्रेसी को? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है? ये एक ऐसी सरकार है, ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें सभी का भाग होता है, मतलब सभी लोग जिसमें भाग लेते हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी को इस रूप में डिफाइन किया। उसके बाद Thus, democracy is a form of government where people have a chance to choose their representatives. इसलिए हम डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है, प्रकार है, जहाँ पे लोगों के पास अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का मौका होता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड बाय द विल ऑफ द मेजोरिटी बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। और उसके बाद जो यहाँ का जो प्रशासन है वो कैसे बनता है? कि जो वहाँ के जो मेजोरिटी है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव होते हैं और जिसको ज़्यादा भाग ने वहाँ के लोगों के वहाँ पे जो लोग हैं उनमें से ज़्यादा लोगों ने जिसको चुना उसके माध्यम से प्रशासन को बनाया जाता है, उसको प्रशासनिक बागडोर दी जाती है और फिर वो शासन करता है। इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, सब आधुनिक समाज में डेमोक्रेसी का उदय कैसे हुआ ये देखेंगे। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एज ओल्ड एज मोनार्ची। अब जैसा जो जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट प्रशासन का एक प्रकार है, वो उतनी ही पुरानी है जितना कि मोनार्ची। मोनार्ची मतलब मैंने पहले ही बताया था, जो राज्य व्यवस्था थी, मतलब राजा वाली जो शासन व्यवस्था थी उसको, जितना कि वो पुराना उतना ये डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी वाज ओरिजिनेटेड इन एथेंस द ग्रीक सिटी 2500 साल पहले। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? एथेंस में हुई थी, जो कि एक ग्रीक का एक शहर है, और लगभग 2500 ईयर्स के आसपास हुई थी, लगभग 2500 साल पहले इसका उदय हुआ था, राइट, डेमोक्रेसी का। नाउ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज चेंज विद टाइम, और समय के साथ साथ इसकी जो मीनिंग है वो भी चेंज होते गई। द जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इज और डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेसी प्रेवलेंट इन एशियन ग्रीस, वो कहीं ज़्यादा अलग है, उसमें कई सारे चेंजेस हैं जो पुरानी डेमोक्रेसी में थे। जो पहले जो ग्रीस में जो डेमोक्रेसी लागू थी, लोकतंत्र जो लागू था, उससे कहीं ज़्यादा अलग है जो आज की डेमोक्रेसी है। फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेसी इन एंशियंट ग्रीस डिड नॉट ग्रांट वोटिंग राइट्स टू वुमेन एंड स्लेव। जैसे एग्जांपल के लिए देखो कि जो एंशियंट ग्रीक के समय में, ग्रीस में जो डेमोक्रेसी थी उस समय पे क्या था? जो भी गुलाम होते थे और जो भी औरतें होती थी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, मतलब वो वोट नहीं कर सकते थे। ठीक, लेकिन आज की डेमोक्रेसी में हर वो व्यक्ति जो 18 साल की ऊपर की एज का है वो वोटिंग कर सकता है, मतलब हर अडल्ट वोटिंग कर सकता है, चाहे वो स्लेव हो, चाहे वो जिस कास्ट का हो, चाहे वो जिस रिलीजन का हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेल हो, तो हर कोई वोट कर सकता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो डेमोक्रेसी में समय के साथ साथ जरूरतों के साथ साथ बदलाव हुए हैं। इवन इन 1900 देयर वाज नॉट अ सिंगल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड दैट गेव वोटिंग राइट्स टू ऑल। और इवन जो 19वीं शताब्दी में भी, 1900 में भी किसी भी स्थान पे ऐसी डेमोक्रेसी नहीं थी जिसने सभी को वोटिंग का अधिकार दिया, कोई ना कोई वहाँ पे कमियां थी। बट नाउ एवरी सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंजॉयज द राइट। लेकिन आजकल जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी लोग रहते हैं वो सब वोटिंग का राइट, सबको वोटिंग का राइट है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। आजकल जो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं दुनिया में वो सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। सम आर यंग, सम आर ओल्ड एंड सम आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डेमोक्रेसी। कुछ बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुराने समय से वहाँ पे लोकतंत्र चला आ रहा है, कुछ बहुत अभी बनी हुई है, और कुछ अभी भी प्रोसेस में है, जो जिन उनके अभी भी प्रोसेस चल रही है डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की, राइट। दिस फैक्ट्स प्रेजेंट दैट डेमोक्रेसी इज एन एवर रिवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। और इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है जो डेमोक्रेसी है वो एवर रिवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, मतलब जो इसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं, समय के साथ साथ, जरूरतों के साथ साथ उसमें बदलाव होते रहते हैं, फेरबदल होते रहते हैं।
It accepts changes and assimilates new meanings as our understanding of equality and human rights grows with time. और ये क्या करता है, इसमें बदलाव भी मान्य होते हैं और इसमें नए नए अर्थ भी जुड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी इक्वेलिटी की, समानता की, या जो हमारी ह्यूमन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है, इसलिए इसमें इसमें भी समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं। जो डेमोक्रेसी है वो सबसे मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस ऑफ पीपल है। ठीक, डेमोक्रेसी इज नाउ मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो आजकल जितने भी लोग हैं, सब सबसे ज़्यादा सब लोग डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं पूरे विश्व भर में। नाउ इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं डेमोक्रेसी की। इट एस्टेब्लिश इक्वलिटी इन सोसाइटी। ये क्या करती है, समाज में समानता को स्थापित करती है, मतलब सभी को समान दृष्टि से ट्रीट किया जाता है। इट हैज़ अ रेस्पेक्टफुल प्लेस फॉर राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसमें मानव भावनाओं के लिए और मानव अधिकारों के लिए स्थान प्राप्त होता है, मतलब मानव अधिकारों का, मानव भावना का ध्यान रखा जाता है। ऑल द डिसीजंस आर मेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें जो सारे डिसीजन हैं जो लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक, इट एकोमोडेट्स द डिफरेंसेस अमंग पीपल ऑफ प्लूरल और डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। ठीक है, और ये क्या करती हैं, जो विविधताएं हैं, ठीक है, या जो विविधताएं हैं या जो असमानताएं सोसाइटी में उनके बीच का जो डिफरेंस विभिन्नताएं हैं उनको ये क्या करती है, कम करती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो यदि वहाँ पे किसी और धर्म के लोग कम हैं तो उनका हनन नहीं कर पाएंगे, उनके अधिकारों को नहीं खत्म कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम में नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसके अकॉर्डिंग सभी को समान रूप से रहने का, समान रूप से सब कुछ करने का अधिकार है। तो ये क्या करती है, जो डिफरेंसेस हैं उनको कम करती है लोगों के बीच में। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्वपूर्ण, क्यों डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, अब ये देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, इक्वलिटी। डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह हमें समानता प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके रंग, उसके धर्म, उसके लिंग, ठीक, उसकी संपत्ति, इन सब के आधार पे उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो किसी भी जाति का हो, ठीक है, वो किसी भी रंग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी लिंग का हो, उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसको भी समान अधिकार प्राप्त हैं जो किसी नॉर्मल व्यक्ति को प्राप्त हैं। ठीक, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक, जो भी कानून होता है उनकी नज़र में उस स्टेट के या उस कंट्री के सारे नागरिक बराबर होते हैं। ठीक, तो डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये हमें क्या प्रदान करती है, इक्वेलिटी प्रदान करती है। ठीक, दूसरा, फ्रीडम। ये हमें आज़ादी देती, किस चीज़ की आज़ादी, हमारे जो व्यूज हैं, विचार हैं, उनको बिना डरे, बिना किसी से डरे हमें अपने विचारों को आदान प्रदान करने का, विचारों को प्रकट करने का हमें ये अवसर प्रदान करती है। राइट, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और टू प्रोफेस एनी रिलीजन ही और सी लाइक्स। और उसके बाद हमें हमारे धर्म में बने रहने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, ठीक है, करने की भी हमें ये आज़ादी देती है डेमोक्रेसी। इसलिए ये भी क्या महत्वपूर्ण है, हम किसी भी धर्म को और किसी भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं, उस पर बने रह सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक, ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, और ये अधिकार हमें कौन दिलाता है, डेमोक्रेसी। इसलिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, कोई भी फोर्सफुली हमसे हमारा धर्म चेंज नहीं करवा सकता। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन। ठीक है, तो क्या होता है, जो डेमोक्रेसी, इसमें जो सिटीजन्स होते हैं, जो वहाँ के नागरिक होते हैं, इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, मतलब ये हर तरह से वहाँ के प्रशासन में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। ठीक है, मतलब हर किसी को अधिकार है, ठीक, कि वो प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए या मिनिस्टर बन जाए, या अपनी पसंद का प्राइम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर चुनने का हर किसी को अधिकार है, या वो खुद भी यदि चाहता है, तो यदि उसको लोग सपोर्ट करते हैं तो वो भी खुद बन सकता है। ठीक, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो,
उससे मैटर नहीं करता, राइट। तो इसमें जो सिटीजन्स का है एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहता है, मतलब सारे सिटीजन, सारे नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, जो इसमें डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो कोई किसी एक व्यक्ति पे आश्रित नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले सकता है। इसमें मेजोरिटी जो जो एक मेजर लोग जो जिस डिसीजन पे पहुंचेंगे उसी डिसीजन को लागू किया जाएगा, ठीक है। और वही डिसीजन लागू होगा जो लोगों ने, जो सिटीजन्स ने, नागरिक ने क्या किया है, जिन अपने जो प्रतिनिधि चुने हैं उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा, ठीक, उसी डिसीजन को लोगों के द्वारा माना जाएगा, ठीक, वही डिसीजन मान्य होता है। इसलिए जो पूरा पावर है वो किसके हाथ में होता है, लोगों के हाथ में होता है, ठीक। यदि रिप्रेजेंटेटिव अपनी मनमानी करता है तो लोग उसको अगले चुनाव में हटा सकते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंस है। देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच टेक डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कई ऐसे संस्थान होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक। दीज इंस्टीट्यूशन कैरी आउट डिफरेंट वर्क ऑफ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ठीक। लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, फिर जुडिशियल है, ठीक। और ईच ऑर्गन परफॉर्म इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेफरेबली इन रिटर्न। और ये जो सारे ऑर्गन है, ये भी जो सारे तत्व हैं, ये जो लेजिस्लेटिव है, ठीक, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियल है, ठीक, मतलब राजस्व है या जो न्याय व्यवस्था है हमारी, ये सब गवर्नमेंट के ही अंग हैं, और ये सब उस प्रकार से काम, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में ही काम करते हैं, ठीक है। और इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहाँ मेंशन किया गया है, हमारे संविधान में, और जो कि लिखित रूप में है, ठीक। तो उन्हीं के अंडर में ये सब काम करते हैं, ठीक। और ये है डेमोक्रेसी की खास बात। नाउ एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, जो भेदभाव हैं, डिफरेंसेस हैं, जो ऊंच नीच है, उसको क्या करती है, ये सॉल्व करती है। कैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द मेजोरिटी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी के द्वारा रूल की जाती है, मतलब जिसको ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त होगा वही शासन कर पाएगा। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट एंड मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ओपिनियन, जो हमारे ओपिनियंस होते हैं, जो हमारे पसंद होते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ऑन मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी समाज के हित के लिए जितने भी सारे सवाल हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनमें हमारे सबके अलग अलग ओपिनियन, अपने अपने पसंद होती है, ठीक। तो इसलिए क्या होती है, वोटिंग होती है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कम्युनिटीज हैव डिफरेंट व्यूज, ठीक है। और जो लोग अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग समुदाय के होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ठीक। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड देम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। तो डेमोक्रेसी जो क्या करता है, सबको बराबर का हक देता है कि वो अपने विचारों को बराबर से प्रदर्शित कर सकें, ठीक है। इट प्रोवाइड्स देम एवेन्यूज टू नेगोशिएट देयर डिफरेंसेस एंड अराइव एट कंसेंसस थ्रू कंप्रोमाइज। और ये क्या करती है, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करती है कि ये जो इनके बीच में मतभेद हैं उनको नज़रअंदाज करे और एक कंप्रोमाइज के माध्यम से एक समान, उस पर एक समान डिसीजन पे आए जो मतलब ज़्यादातर लोगों को पसंद था। और इसीलिए जैसे एग्जांपल दिया मैंने अभी वोटिंग का, कि अब सब कोई तो नहीं चाहता कि जैसे मान लो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वोटिंग में और सबका अलग अलग चुनाव होता है, तो सबके अलग अलग विचार होते हैं कि ये अच्छा कर सकता है, ये अच्छा कर सकता है, ये अच्छा कर सकता है, लेकिन चुनाव वही जीतता है जिसको ज्यादा लोगों ने वोट्स दिए होंगे, जो जिसके पास ज्यादा वोट्स होंगे, जिसके पास मेजोरिटी होगी, वही क्या करता है, वोट जीतता है। और फिर तो कहने का मतलब ये जो गवर्नमेंट, जो फर्स्ट लाइन थी हमारी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय मेजोरिटी, ये सिद्ध होती है, ठीक, यही चीज है इसमें। नाउ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के प्रकार क्या क्या हैं। तो डेमोक्रेसी जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, कौन कौन सी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, राइट। तो अब देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जिसमें लोग सीधे तौर पे, ठीक है, सीधे तौर पे गवर्नमेंट को चलाते हैं, वो कहलाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है।
जिसमें जो सारे एडल्ट पीपल हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एक मास मीटिंग में डायरेक्टली क्या करते हैं, चूज करते हैं, उनको चुनते हैं। ठीक, लॉस आर पास, टैक्सेस आर एश्योर्ड, डिसीजंस आर टेकन एंड अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन असेंबली। और ये जो सारे जो जितने भी नियम बनाए जाते हैं या जो भी टैक्सेस फिक्स किए जाते हैं, ठीक, या भी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी अपॉइंटमेंट्स ली जाती हैं, ये सब कहाँ होती हैं, असेंबली में होती हैं, संसद में होती हैं। ठीक है, और वहां पे लोग सीधे तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द सिटीजन्स अटेंड दीज मीटिंग्स एंड कास्ट देयर वोट्स। और सब उसमें क्या होता है, जब भी कोई ऐसा काम होता है तो सारे जो उस देश के नागरिक होते हैं वो जाके वहां पे अटेंड करते हैं उसको और अपने वोट्स देते हैं। स्विट्जरलैंड इज द ओनली कंट्री टुडे वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इन प्रैक्टिस एट द स्टेट लेवल। और स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी चलाई जाती है स्टेट लेवल पे। वहां पे आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पालन किया जाता है, राइट। और बाकी सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। ठीक, अब दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या इसी को कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें जितने भी लोग हैं ये इलेक्शन के थ्रू वोटिंग होती है। ठीक है, और उस वोटिंग में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव ही इनके बिहाफ में क्या करता है, डिसीजंस लेता है। ठीक, और एक बार जब चुनाव हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज हो जाता है, तो असेंबली में वही रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। और यदि वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जो आशाएं हैं उससे या हमारी जो डिमांड्स उनको पूरा करने में फेल हो जाते हैं, तो हम अगले इलेक्शन में उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, और जो इलेक्शन होते हैं वो बैलेट के फॉर्म में या ईवीएम की सहायता से, इन सब की सहायता से इलेक्शंस कराए जाते हैं। ठीक, तो ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो indirect democracy is a type of democracy in which people elect their representatives which goes to the assembly through the votings। ये है हमारी indirect democracy। ठीक, और ये कहाँ कहाँ आज प्रैक्टिस में है, इंडिया में है, फ्रांस में है, इंग्लैंड में है, यूएसए में है, इन सारे देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक, कि असेंबली में जो डिसीजंस लेते हैं वो कौन लेते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देखते हैं। तो फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस बाय वोट। जो फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा अधिकार है जिससे कोई व्यक्ति वोट कर सकता है, मतलब किसी को वोटिंग का अधिकार मिले, वो क्या है, फ्रेंचाइज कहलाता है। ठीक है, वोट करने का अधिकार फ्रेंचाइज कहलाता है। और व्हेन द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल एडल्ट्स, और जब वोटिंग का अधिकार सारे एडल्ट्स को दे दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जहाँ पे सारे एडल्ट्स मिलकर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और गवर्नमेंट को या रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन हु इज 18 ईयर्स एंड अबव is entitled to cast his or her vote irrespective of caste, religion, creed, sex, etc. इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो अपना वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग का हो, वो वोट दे सकता है। यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब 18 साल से ऊपर एडल्ट जो भी हैं जब वोटिंग करते हैं तो वो क्या, वो फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग करना, वोटिंग का अधिकार। ठीक है, एडल्ट मतलब पीपल्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 साल से, जब 18 साल से ऊपर के लोगों को जब अधिकार दे दिया जाता है वोटिंग करने का, तो वही कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यही कहलाता है। समझ में आया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेसी इन रिसेंट टाइम्स। अब जो डेमोक्रेसी को का इन्फ्लुएंस है वो आज के समय में कैसा है, देखते हैं। The influence of democracy is not only seen in East Europe and Russia, but states like Cuba, China and Pakistan have also established themselves as real democratic countries। जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, तो आज डेमोक्रेसी का जो प्रभाव है ये केवल ईस्ट यूरोप या रसिया बस में भी नहीं देखा गया है, बल्कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि क्यूबा हो गया, चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, इन्होंने भी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रूप में एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। मतलब ये भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गई हैं। ठीक, वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज इन दीज कंट्रीज। और हम इन कंट्रीज में अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसी को देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। ठीक,
अब वो कैसी कैसी है जैसे देखते हैं। क्यूबा रिगार्ड्स इटसेल्फ एज अ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वेयरएज चाइना हैज लिबरलाइज्ड इट्स इकोनॉमी। जो क्यूबा है वो अपने आप को एक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में देखता है। आर्थिक लोकतंत्र मतलब जो उसकी जो डेमोक्रेसी है उसका जो मेन उद्देश्य है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। उसी प्रकार जो चाइना है उसने अपने आप को अपनी इकोनॉमी को लिबराइज करके किया हुआ है। उसी के बाद जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं आर डिस्क्राइब्ड एज रिएक्शनरी बाय द कम्युनिस्ट। वो जो जो भी समाजवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, उनके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है। दे इट पीपल्स डेमोक्रेसी, और वो लोग इनको क्या कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब एक समाज का जो एक हिस्सा है वही क्या करता है वहां पे शासन करता है। ठीक, वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसी प्रकार हम डेमोक्रेसी का इन्फ्लुएंस प्रभाव देख सकते हैं पाकिस्तान में, जैसे कि वेयर मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज इन पावर, जहाँ पे जो सैनिक तानाशाही है वो पावर में है। मतलब वहाँ पे लोगों का नहीं, वहाँ पे सैन्य शासन चलता है, जो सैनिक डिसीजंस लेते हैं वही चलता है वहाँ पे। द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेट अयूब खान टॉक्ड ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इन नेपाल किंग ज्ञानेंद्र हैड टू गो बिफोर पीपल विशेष एंड प्रोटेस्ट एंड डिक्लेयर नेपाल अ फुली डेमोक्रेटिक कंट्री। और जो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधान राष्ट्रपति थे उन्होंने इसके बारे में जो डेमोक्रेसी का जो वहाँ पे क्या बेस है उसके बारे में चर्चा भी की है कि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। मतलब जो वहाँ की मिलिट्री रहेगी वही होता है, वही गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। उसी प्रकार दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो नेपाल में जो राजा ज्ञानेंद्र थे वहाँ पे पहले मोनेर्ची थी। ठीक, और उसके बाद जब लोग उन्हें प्रोटेस्ट किया, ठीक है, तो जो राजा ज्ञानेंद्र थे उनको लोगों की मांग के सामने, उनके आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और उनको अंततः नेपाल को फुली डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित करना पड़ा। ठीक, तो ये है इन्फ्लुएंस, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, लोग इसको समझ रहे हैं और बहुत जगह इसको फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोगों को ये डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं और अपने स्टेट को, अपने रीजन को डेमोक्रेटिक घोषित करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकार लोगों के हाथ में होता है, उनके पास अधिकार होते हैं, उनके उनके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो अपनी बेहतर के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ भूटान ऑल्सो रिस्टोर डेमोक्रेसी इन 2007। उसी प्रकार जो भूटान है उसने भी 2007 में डेमोक्रेसी को प्राप्त किया, मतलब 2007 में वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। उसी प्रकार म्यांमार इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1990 एंड द पार्टी कॉल्ड नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वॉन द इलेक्शन। और उसी प्रकार म्यांमार में भी 1990 में क्या हुए, पहली बार इलेक्शन हुए और जो वहाँ की एक पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो इलेक्शन जीत गई। ठीक, बट द मिलिट्री लीडर्स डिड नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी देयर। लेकिन जो वहाँ के मिलिट्री लीडर्स थे, सैन्य जो लीडर्स थे, उन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी को स्थापित नहीं होने दिया। ठीक, जीत गई इलेक्शन लेकिन फिर भी उनका सत्ता वहां पे चलती है। हाउएवर द फाइट फॉर डेमोक्रेसी स्टिल कंटिन्यूड। और हालांकि जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई है वो अब भी जारी है। कई भी ऐसे देश है जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको डेमोक्रेटिक देश घोषित कर दिया जाए, ठीक, तानाशाही खत्म की जाए। ठीक, डेमोक्रेसी हैज एस्टेब्लिश्ड एज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो जो आज का जो सबसे प्रशासनिक सिस्टम है, जो सबसे गवर्नमेंट का जो शासन करने का सबसे प्रसिद्ध तरीका है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ने उसका स्थान ले लिया है। द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी आर द पीस एंड कॉपरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो डेमोक्रेसी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है उसका जो सबसे बड़ा कारण या कारक है वो ये है कि डेमोक्रेसी के कारण विश्व में पूरे शांति और कोऑपरेशन डेवलप स्थापित हुआ है। मतलब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ठीक, लोग भी कोऑपरेट करते हैं क्योंकि जब लोगों को अधिकार मिलता है पावर का रूल करने का, तो लोग शासन चलाने में कोऑपरेट भी करते हैं और इससे क्या होती है, शांति स्थापित होती है। इसलिए जो डेमोक्रेसी है इसलिए पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ हाई और लो। क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसी कोई भी ऊंच नीच की कोई भी दूरी नहीं होती, ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है। ठीक, सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, सब बराबर होते हैं। इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम स्पॉइल द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। जो अपराध हैं, बुराइयां हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत है, या जो जाति व्यवस्था है हमारी, ठीक है, ये हमारे जो सोसाइटी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, इसको बर्बाद करते हैं कि छुआछूत से। तो जिसके साथ ये छुआछूत हो रहा है वो तो असल में क्या हुआ, उसके साथ तो भेदभाव हो ही रहा है, वो कहाँ डेमोक्रेटिक हुआ, उसको कहाँ इक्वलिटी मिली जो डेमोक्रेसी का बेस है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है,
हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्पॉइल करते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं किए जाने चाहिए और इसलिए डेमोक्रेसी जरूरी भी है इन सब बुराइयों को खत्म करने के लिए, राइट। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। ओके, सो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो tell how you like my videos in the comment section, and you can clear your all doubts regarding to the syllabus or regarding to the topics or regarding to the terms which you could not understand with the means of comment section. So please do comment, and also at last I would like to say maintain proper notes. Okay, thank you, goodbye.